नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्द ही कुछ नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी मेजर कंपटीशन रशिया और फ्रांस के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। पहले इसमें फ्रांस की तरफ से रफाल आगे चल रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से भी अभी वापस इसमें अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले से रशिया की तरफ से अपनी Su-57E को लोकल प्रोडक्शन के लिए भारत को ऑफर किया जा चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस भी भारत को देने की वादा किया जा चुका है। लेकिन अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स को अपने Su-57E फाइटर जेट का हैंड्स ऑन इवैल्यूएशन करने के लिए बुलाने का प्लान किया जा रहा है। जल्दी ही इसको लेके भारत को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा जाने वाला है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को Su-57E को टेस्ट करने का मौका दिया जाने वाला है। ये क्लियर सिग्नल होने वाला है कि रशिया Su-57 को भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल भी रखा जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और HAL की नासिक फैसिलिटी में Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन शामिल होने वाला है। प्लान के मुताबिक पहले 20 से 30 एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली रशिया भारत को सप्लाई करने वाला है और बाद में 60 से 70 एयरक्राफ्ट को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसका ओवरऑल कॉस्ट रिपोर्टेडली वेस्टर्न राइवल F-35 की यूनिट कॉस्ट के मुकाबले लगभग 30 से 40% कम होने का वादा रशिया की तरफ से किया जा रहा है। और अभी के हालात में इससे बेहतरीन ऑफर भारत को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। Su-57 की सबसे बड़ी एडवांटेज इसका रडार होने वाला है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी से फाइटर सेज टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। और साथ ही इसमें सेम रेंज यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज पर फाइटर सेज टारगेट को BVR मिसाइल से हिट करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि रशियन वेपन के अलावा सोर्स कोड एक्सेस होने की वजह से भारत बिना रशियन हेल्प के इसमें इंडियन ओरिजिन वेपन को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट एक वाइड वैरायटी के वेपन को सपोर्ट करने वाला है, जो कि हमें किसी और एयरक्राफ्ट के साथ देखने को नहीं मिलने वाला है। और Su-57 के वेपन पैकेज में मौजूद हर एक वेपन, चाहे वो रशियन ओरिजिन से हो या फिर इंडियन ओरिजिन वेपन हो, वो सभी हमारे दुश्मन की वेपन के मुकाबले बेहतर होने वाला है, जो कि हमें उनको आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच अभी एयर लोरा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को Su-30 MKI पर इंटीग्रेट करने के लिए प्रिलिमिनरी डिस्कशन किया जा रहा है। अभी Su-30 MKI को लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। अभी के लिए इस रोल के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ब्रह्मोस के अलावा भी कुछ और सिस्टम को Su-30 में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सेम रोल के लिए डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसी वजह से अभी एयर लोरा मिसाइल को कंसिडर किया जा रहा है। एयर लोरा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की लोरा मिसाइल फैमिली का एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टन के आसपास होने वाला है, जो कि 430 किलोमीटर के डिस्टेंस तक स्ट्राइक कर सकता है और ऑप्टिमल कंडीशन में 450 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक कर सकता है। इसका ट्रैजेक्टरी क्वासी बैलिस्टिक है, जिसमें ये सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, जिससे टारगेट तक पहुंचने में दुश्मन को रिएक्शन टाइम काफी कम मिलता है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के तौर पर INS, GPS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, TV टर्मिनल होमिंग जैसे सिस्टम मौजूद हैं, जो 10 मीटर के आसपास की सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी कि CP को डिलीवर कर सकते हैं। और मेनली इसको हाई वैल्यू टारगेट को डीप स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान के हालात में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है, लेकिन अगर एयर लोरा मिसाइल की बात करें तो ये हल्का होने की वजह से एक बार में एक Su-30 ऐसे 2 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है। ये ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करने वाले, जो कि हमारे Su-30 MKI को इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहकर ही पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका यूनिट कॉस्ट भी ब्रह्मोस से कम होने वाला है, जिस वजह से इसको बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करना पॉसिबल होने वाला है। अगला अपडेट इंडिजिनस एरो इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। बहुत दिनों से डिले होने के बाद कावेरी इंजन प्रोग्राम अभी एक नए माइलस्टोन पर पहुंचने की उम्मीद किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक कावेरी डेरिवेटिव इंजन को जल्दी एक LCA तेजस प्रोटोटाइप पर फ्लाइट टेस्ट के लिए इंटीग्रेट किया जाने वाला है।
और अभी इसके लिए LCA तेजस के LSP यूनिट का मॉडिफिकेशन प्रोसेस किया जा रहा है। इनिशियल टेस्ट रन को करने से पहले फेज के अंदर एक होलो रीड मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाने वाला है, जिस वजह से ये आफ्टरबर्नर जैसा लगेगा, लेकिन असल में इसका कोई फंक्शन नहीं होने वाला है। इसका रोल अभी के लिए सिर्फ प्लेस होल्डर की तरह होने वाला है, ताकि इंजन की डायमेंशन और एरोडायनेमिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सकेगा। मतलब अभी मेन फोकस सेफ्टी और इंटीग्रेशन को वैलिडेट करने पर ही होने वाला है, और सेकेंड फेज में जाकर रियल आफ्टरबर्नर वाले इंजन को इंस्टॉल किया जाएगा और फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। कावेरी प्रोजेक्ट 1980s के टाइम में शुरू किया गया था, लेकिन इसमें मल्टीपल डिले होने की वजह से और इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट आउटपुट को डिलीवर ना कर पाने की वजह से तेजस में अंत में जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। लेकिन डायमेंशन के हिसाब से कावेरी इंजन और जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है वो थोड़े डिफरेंट है, और इसी वजह से अभी एक LSP यूनिट के इंजन बे को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब जैसे कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन में अभी आफ्टरबर्नर सेक्शन मौजूद नहीं है, तो उस वजह से अभी इसमें एक हॉलो मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसका इंटीग्रेशन सफल हो जाएगा, यानी कि एयरफ्रेम को इस इंजन को हाउस करने के लिए मॉडिफाई कर दिया जाएगा, तब जाके इसमें रियल कावेरी इंजन को एक आफ्टरबर्नर के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो टेस्ट होने वाली है, ये कमबैक की तरफ सिग्नल दे रहा है। अगर ये टेस्ट अभी सक्सेसफुल हो जाता तो फ्यूचर में कावेरी इंजन के एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाया जा सकता है, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही इसकी डेरिवेटिव वेरिएंट को UCV प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से है, जहां पर अभी हमारी UAV फ्लीट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी UAV कैपेबिलिटी को और भी मजबूत करने के लिए नई इजरायली ओरिजिन हेरॉन ड्रोन को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है। ये फैसला इन ड्रोन्स की रिसेंट डिप्लॉयमेंट के बाद आया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी सफल पाए गए थे। हेरॉन UAV पहले से ही हमारी तीनों सर्विस के पास मौजूद है, और इन्हें अलग अलग बेस से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस या फिर रिकॉनेंस जैसे यानी ISR ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के खिलाफ इन ड्रोन की तरफ से अपनी एफिशिएंसी को साबित किया गया था, जिसके बाद एडिशनल हेरॉन UAV को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए इन UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इनकी डिमांड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब खास बात यह कि इस बार सिर्फ नए हेरॉन UAV को खरीदने का प्लान नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनको वेपनाइज करने का प्लान भी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरॉन ड्रोन को इजराइल की स्पाइक निलोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। स्पाइक निलोस की बात करें तो एक एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट को भी एंगेज कर सकता है, और इसका स्ट्राइक रेंज लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमारे हेरॉन UAV न सिर्फ ISR ऑपरेशन को करने में सक्षम होने वाले, बल्कि आर्मर्ड व्हीकल या फोर्टिफाइड पोजीशन पर प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे, और ये एक तरीके से हमारी आर्म ड्रोन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने वाले हैं। अगला अपडेट जर्मनी की तरफ से है, जहां पर जर्मनी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने एडवांस A400M एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्टिवली प्रमोट करना स्टार्ट किया जा रहा है। यह अपडेट खुद जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहान वादेपल की तरफ से दिया गया है, जिन्होंने 3 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान A400M को हाईलाइट किया था। जर्मनी का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक रिलायबल और खास प्लेटफॉर्म बन सकता है। स्पेशली हिमालय के हाई एल्टीट्यूड टेरेन और रग्ड एरिया में ये इंडियन एयरफोर्स को टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो A400M एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसमें जर्मनी का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट पाया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट 37 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने के साथ ही कैपेसिटी 40 टन तक इंप्रूव किया जा सकता है। कंपेयर करें तो MTA टेंडर में ऑफर किए गए C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट से 20 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि एम्ब्रर की C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट 26 टन पेलोड को कैरी कर सकता है। इसके अलावा A400M एयरक्राफ्ट का रेंज फुल लोड के साथ लगभग 4500 किलोमीटर तक होने वाली है, और ये अनपेव्ड या शॉर्ट रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये ओवरसाइज लोड जैसे कि इंडियन आर्मी के जोरावर टैंक को भी इजीली कैरी कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले यूरोप्रॉप TP400D6 टर्बोप्रॉप इंजन इसे 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है, और अभी MTA टेंडर में ऑफर किए गए बाकी सभी कंप्यूटर को पीछे छोड़ने वाला है। जर्मनी की तरफ से अभी C-290 एयरक्राफ्ट के बाद अपनी A400M एयरक्राफ्ट को भी भारत में बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है, और सेम फैसिलिटी में इस एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रपोजल एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिससे जल्दी इनको भारत में बनाना संभव हो पाएगा।
और इसे भारत में बनाकर सिर्फ भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को नहीं बल्कि आगे चल के इनको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी जर्मनी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन A400M एयरक्राफ्ट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो इसका यूनिट कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि इसका यूनिट कॉस्ट लगभग $220 मिलियन से लेके $250 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि MTA टेंडर में ऑफर किए गए बाकी एयरक्राफ्ट जैसे कि C-130J सुपर हरकुलस या फिर C-390 के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है। जिस वजह से अगर L1 बिल्डर को चुना जाता है और प्राइस के आधार पर एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें A400M की चांसेस काफी कम होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।